अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, एक तरफ पाकिस्तान में सियासी, कानूनी और आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, महाज़ाराई अपने उरूज पर है, लेकिन दूसरी तरफ इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा चैलेंज इकॉनमी नोज डाइव हो चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि जब तक मुल्क का सियासी निज़ाम बेहतर नहीं होगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, तब तक इकॉनमी ठीक नहीं होगी। तमाम के तमाम जो इंटरनेशनल इदारे हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, उनकी तमाम रिपोर्ट्स पाकिस्तान के हवाले से मनफी आ रही हैं। इसके साथ साथ सारी जो क्रेडिट रेटेड एजेंसीज हैं, चाहे मूडीज हो, चाहे फिच हो, स्टैंडर्ड एंड पुअर हो, सभी के सभी जो एजेंसीज हैं वो क्रेडिट रेटिंग जो है उन्होंने पाकिस्तान की मैशत के हवाले से गिरा दी है। मामलात कहाँ जा रहे हैं, डॉलर का कुछ अता पता नहीं कि कहाँ जाकर रुकेगा। इसके साथ साथ महंगाई अपने उरूज पर है, बेरोजगारी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। और सबसे अहम बात ये कि पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि IMF प्रोग्राम की बहाली नहीं हो रही। तकरीबन तमाम के तमाम कड़ी शराइत हमने IMF की मांग ली है, इसके बावजूद रुकावट कहाँ पर है, मसला कहाँ पर आ रहा है। इसके साथ साथ एक और अहम सवाल ये कि आज वजारत खजाना की जानिब से 21 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया कि क्या हुकूमत के पास 21 अरब नहीं है फंड्स के लिए जो कि इलेक्शन के लिए दिए जाएं। बहरहाल सारे मामलात पर तफसील से बात करेंगे और बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है साबिक वजीर खजाना मुआशियात डॉक्टर हफीज पाशा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि ऑलमोस्ट तमाम के तमाम जो कड़ी शराइत थी IMF की वो हमने मान ली है, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ये जो मुआहिदा है वो बहाल नहीं हो रहा है। सर, इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या समझते हैं और ये जो डिले किया जा रहा है, इस ताखीर के असरात क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि IMF के साथ जो हमारा अग्रीमेंट हुआ था और जिसकी वजह से हमें 7वें और 8वें रिव्यू के कंप्लीशन के बाद में लोन इंस्टॉलमेंट 1.2 अरब डॉलर मिल गए थे सितंबर में, और लग रहा था कि अल्लाह के फजल से प्रोग्राम चल पड़ा है। मगर हुआ ये कि जब तब्दीली आई हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री की लीडरशिप में, तो जो आपने कमिटमेंट्स किए थे अपने लेटर ऑफ इंटेंट में IMF को कि 9th रिव्यू तक हम ये सब कर लेंगे, उसमें काफी तब्दीली आई और खास तौर पे एक्सचेंज रेट पॉलिसी को बहुत फंडामेंटली चेंज कर दिया गया। उसके नतीजे में डिले शुरू हो गया। नवंबर के 3 तारीख को 9th रिव्यू कंप्लीट होना चाहिए था। आज तकरीबन 4 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं और अभी तक वो 9th रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ है। उसकी क्या वजह है? वजह यह है कि आपने अगरचे जनवरी के बाद, मैं समझता हूं तकरीबन सारे रिफॉर्म्स जो आपने कमिट किए थे वो आपने किया है। माशाल्लाह, आपने कुछ अरसा खोकर फिर तेज रफ्तारी दिखाई है। मसला है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना बहुत जरूरी है जून तक, इसलिए कि IMF का प्रोग्राम काम होता है, वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिटरमिन करता है और उनकी फाइनेंसिंग किस तरह होती है वो बताता है और एक प्लान बनाता है हुकूमत के साथ कि हम यहाँ से पैसे रेज करेंगे। वो प्रोग्राम जो है वो फोरकास्टिंग का और रिक्वायरमेंट्स को प्रोजेक्ट करके मीट करने का वो पूरा नहीं हुआ। एक गैप अभी भी रहे। आजकल की खबर यह है कि शायद वो भी पूरा हो गया है, तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल यह है कि अनकरीब बहुत अरसे के बाद आखिर ये स्टाफ अग्रीमेंट हो जाएगा पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान का प्रोग्राम आगे इंशाल्लाह बढ़ेगा। इसमें डॉक्टर साहब, अब जो एक वैसे तो हमने देखा जो बयानात आते रहे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के आए, फाइनेंस सेक्रेटरी और लोगों के आए, रोज़ाना की बुनियाद पे आज मायदा हो जाएगा, कल हो जाएगा, कड़ी शराइत हैं, मुख्तलिफ बयानात आते रहे। अब IMF के डायरेक्टर का जो बयान आया उसमें भी उसने इंडिया दे दिया जो आप बात कर रहे हैं कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है 6 बिलियन डॉलर का शायद पूरा होने जा रहा है। 2 बिलियन चाइना ने अपना, सऊदी अरब ने दे दिए, 1 बिलियन UAE ने, और कुछ कहा जा रहा है कतर से आ जाएगा। सवाल डॉक्टर साहब ये है कि जितनी रिपोर्ट्स इन्होंने दी हैं लेटेस्ट, IMF ने अपनी फोरकास्ट जो थी अभी इकोनॉमिक आउटलुक में जो बताई है वो 3 महीने पहले
3.5% ग्रोथ रेट दिखा रहे थे, अब वो 0.5% पे आ गए हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी आप देख लें वो 0.2 पे चले गए। ये तो सर बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। ये तो हमें लगता है कि ये पैसे डॉक्टर साहब मिल भी गए तो हमारा चलना फिरना फिर भी बड़ा मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अब जो उन्होंने खास तौर पे जो सैलाब के असरात हैं, उनका जो असर है हमारी माशी हालात पर, उसको फाइनली उन्होंने बिल्ड इन किया है अपने प्रोजेक्शन से। और साथ साथ ये भी किया है कि जो इंपोर्ट्स के या दरामदाद में हमने आर्टिफिशियली एलसीज रोक कर कमी लाई है, और उसके नतीजे में हमारा सनती पैदावार बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है, उसको भी उन्होंने कुछ हद तक रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। मगर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आईएमएफ के प्रोजेक्शंस जो हैं वो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक और क्यों है? सबसे पहले वो कह रहे हैं कि शरह-ए-नमू सिर्फ 0.05% होगा, मगर हमारा अंदाजा ये है कि अब शरह-ए-नमू मनफी हो जाएगा। हो सकता है कि 2% तक मनफी हो जाए, इसलिए कि अब अंदाजा ये हो रहा है कि सैलाब की वजह से बेतहाशा असर हुआ है और इंपोर्ट्स की कंट्रोल की वजह से बहुत नुकसानात हुए हैं। दूसरी तरफ अफरात ज़र वो कह रहे हैं कि 27.4% तक प्रोजेक्शन है कि ये जून तक पहुंचेगा अफरात ज़र की रफ्तार, मगर आपने खुद देखा है कि मार्च के महीने में ये 35% से भी आगे जा चुका है। ऐसे उनके तकरीबन हर प्रोजेक्शन इस साल का मुझे कहना पड़ रहा है कि अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है, और उसकी एक खास वजह है। आईएमएफ ये नहीं चाहता कि पूरी कहानी बता दें, इसलिए कि बहुत असरात जो खराब हुए हैं उनमें वही रिफॉर्म्स और पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन है जो वो चाह रहे थे। तो ये बताना चाह रहे हैं कि हालात इतने खराब नहीं हुए इन पॉलिसीज की वजह से, इसलिए उन्होंने बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, मैं समझता हूँ, प्रोजेक्शंस किए हैं। खास तौर पे 2023-24 के तो बिल्कुल ही टोटली ऑप्टिमिस्टिक टू द हाईएस्ट लेवल प्रोजेक्शंस। इसमें डॉक्टर साहब जो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ रही है, वो जो प्रैक्टिकल मुश्किल है जिसको आईएमएफ ने भी अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है, वो ये कहा जा रहा है कि इकोनॉमी जिस तरीके से कोलैप्स कर रही है, हमारा डेट और हमारी ऑब्लिगेशन जो हैं अगले सालों की, वो हम पूरी करने में बड़ा नाकाम तो अगर नहीं हुए लेकिन मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। और ये आईएमएफ का कहना सर कि जी 2025 तक पाकिस्तान को $73 बिलियन वापस करने हैं। डॉक्टर साहब ख़जाने में पैसा नहीं है, $4 बिलियन रह गए हैं। जो ख़जाने में आपके मेरे डॉलर हैं वो भी इकट्ठा करके भी $10 बिलियन नहीं बनते। आपको क्या लगता है ये पैसा कहाँ से आएगा सर? बहुत अहम सवाल है और इस पर हम सब काफ़ी अरसे से गौर कर रहे हैं। देखिए, इस साल की कहानी जो है वो ये है कि आपको रोल ओवर्स मिल गए हैं काफ़ी, खास तौर पे सऊदी अरेबिया से और चाइना से, और कुछ नया पैसा भी आया है, और आपने अपने तिजारती खसारे को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया हुआ है। वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि तकरीबन आपको $29 बिलियन सालाना चाहिए होंगे अगले 3 साल, क्योंकि तकरीबन कुछ ज्यादा बनता है आईएमएफ के एस्टिमेट से। सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा अमाउंट कहां से आएगा? आपने अपने दरामदाद को जिस हद तक कंट्रोल कर सकते थे किया है, और अब शॉर्टेजेस पैदा हो गई हैं, और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में शॉर्टेजेस और होंगे। सबसे बड़ा शॉर्टेज तो कपास का होगा, उसके बाद में शॉर्टेज आटे का होगा, ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो गुंजाइश अब तकरीबन खत्म हो चुकी है। आपका तिजारती खसारा जो है, करंट अकाउंट डेफिसिट, इस साल खींच खांच के आपने उसको कम करके $7 अरब तक ले आएंगे।
उन्हें मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अगर आपको अपनी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है आने वाले सालों में, तो इसको सिफर पे ले जाना पड़ेगा, सही। जीरो। और फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आईएमएफ की छतरी अगर जून के बाद कायम रहे तो खास तौर पे जो प्राइवेट और बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं उनके साथ रीस्ट्रक्चरिंग की बात शुरू करनी पड़ेगी। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुसलसल इतने बड़े अमाउंट्स रेज करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। सही। तो डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का माहौल है, ये कितनी बड़ी वजह है, ये जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है इसकी? पहले तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सिलसिला जो फ्लो है वो तकरीबन खत्म हो चुका है, और इस सियासी कश्मकश की और अनसर्टनिटी की वजह से हमारे जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं वो चुपचाप से अपने पैसे पाकिस्तान से निकाल रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये जो अनसर्टनिटी आपने क्रिएट किया हुआ है और माशी हालात को संभालने के लिए एक क्लियर वेल डिफाइंड प्लान ऑफ एक्शन आप नहीं बता पाए हैं अगले 2-3 साल का, जो कि एक सियासी कंसेंसस के थ्रू होता तो बहुत अच्छा होता। तो नतीजा ये है कि ये जो सियासी कश्मकश और अनसर्टनिटी है इसने हमारे माशी हालात को बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया है जरूर, और बस हम सब ये दुआ करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कुछ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज हो जाए और एक तरह से मिलजुल कर हमारी सियासी ताकतें आगे बढ़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो अभी कर्ज़ों की बात हो रही है, अब बहुत सारी दुनिया बड़ा वाज़े तौर पे कह रही है कि पाकिस्तान जिस तरीके से कंजम्पशन बेस्ड एक मुल्क बन गया है, कर्ज़ों पे कर्ज़े, हालिया महीने में 12,000 रुपये का कर्ज़ा लिया गया। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे कि जब हम पे करने की पोजीशन में नहीं है और फिर जो पैसा आता है वो जाता है कहाँ? अभी वो डेट लिमिटेशन एक्ट 2005 का 60% से ज़्यादा का कहता है नहीं लेना चाहिए बोरिंग, 70% से ज़्यादा बैंकों की बोरिंग जो है ना हुकूमत के पास जा रही है। सर, ये इसको रोकने के लिए ये जो मैं तो लफ्ज़ यूज़ करूँगा क्रिमिनल तरीके से किया जा रहा है कि आंखें बंद करके कर्जे ले रहे हैं और उनको एहसास नहीं है कि वापस कैसे करने हैं। और फिर ये आमतौर पे कहते हैं डॉक्टर साहब कर्जा लेना बुरी बात नहीं, प्रोवाइडेड ये कि आप इससे जॉब क्रिएशन करें, वेल्थ क्रिएशन हो, इंडस्ट्री लगे, यहाँ तो पैसा आता है और खाया चला जाता है। जी सर। कह रहे हैं एहतशाम आप, अब आप ये सोचिए कि साल के आगाज में हमसे कहा गया था कि हमारा बजट का खसारा जो है वो 4,000 होगा। अब अंदाजा ये है कि ये कम से कम तकरीबन 6,000 अरब तक चले जाएगा। तो साथ साथ अब आप ये देखिए कि ये जो खसारे में इजाफा है वो तकरीबन सारा इसलिए हो रहा है कि आपके कर्जों पे जो सूद आप दे रहे हैं वो बेतहाशा बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ आप जिस तरह कह रहे हैं कि अगर ये हम बोरोइंग करते हैं, खासतौर पे डोमेस्टिक बोरोइंग्स जो की हैं बेशुमार पिछले दिनों, अगर उसमें से एक मुनासिब हिस्सा हमारे डेवलपमेंट स्पेंडिंग की तरफ चले जाता तो उससे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पे इस वक्त हमें 3-4 चीजों की बहुत जरूरत है। एक, पानी के रिसोर्सेज में इजाफा, दूसरा सोलार और विंड एनर्जी में इन्वेस्टमेंट, और तीसरा आपके एक्सपोर्ट सेक्टर को टेक्नोलॉजी और इंसेंटिव्स देने की बहुत जरूरत। अब आप ये देखिए कि हमने तो अपना डेवलपमेंट का खर्चा जो एक वक्त था 4 से 5% था जीडीपी का, इस साल अगर 2% भी हो जाए तो लगता ये है कि ये मुश्किल से हासिल होगा। लिहाजा एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज बिल्कुल गलत हो चुकी हैं। आप देखिए कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस पर 1,500 अरब का नुकसान, सब्सिडीज देते हैं आप,
पेंशन्स पर पांचों जो हमारी हुकूमत है मिल मिलाकर और आर्मी 1200 अरब पेंशन्स में देते हैं, और सबसे ज्यादा तो खैर हमारी डेट सर्विसिंग जो है वो तकरीबन 5,500 अरब तक का। तो देखिए वक्त आ गया है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, 2-3 फंडामेंटल रिफॉर्म्स की जरूरत। एक जो बेशुमार मरात आपने पाकिस्तान के अमीर तबके को यानी कि एलीट को दिया हुआ है, 4,000 अरब के आपने मरात दिए हुए, वक्त आ गया है उनको तकरीबन पूरे खत्म करना है। दूसरा, आपको अपने करंट एक्सपेंडिचर में तकरीबन 1500 से 2000 अरब की कमी लानी है, और ये जो एडिशनल पैसे आएंगे 5,500 से 6,000 अरब, इंशाल्लाह इनको हम 3 चीजों में इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, रिलीफ टू द पुअर। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ 400 अरब का है, उसको 1000 अरब तक ले जाना बहुत जरूरी है, इसलिए कि गुर्बत में बहुत इजाफा हो चुका है। दूसरी तरफ आप अपने बजट के खसारा को कम करें और अपने डेवलपमेंट स्पेंडिंग को वापस 4% तक ले जाएं और प्रायोरिटी प्रोजेक्ट को तेजी से इंप्लीमेंट करें। ये बहुत वाज़ेह रास्ता है, मेरे शागिर्दों को भी ये पता है, तो हुकूमत क्यों नहीं करना चाहे? ठीक कह रहे हैं डॉक्टर ये साहब, बड़ा चीज़ें सवाल तो बिल्कुल बड़ा वाज़ेह तौर पे आपने बता दिया कि क्या करने की ज़रूरत है। अब सर देखें, जो सिचुएशन इस तक गवर्नमेंट की है, पब्लिक सेक्टर की है, वो तो ब्रोक पैसा है नहीं है। आमतौर पे कहा जाता है डॉक्टर साहब कि सारी दुनिया में प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो इंजन ऑफ ग्रोथ बनता है। अभी हमारे यहाँ आप देख लें 21% इंटरेस्ट रेट हो गए हमारे, और वो कहा जा रहा है कि जी 25% की शर्त IMF ने लगा रखी है। किस हद तक सही है आप ज़्यादा जानते होंगे। इन हालात में आप बताएं कौन बोरिंग करेगा? आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, लोकल इन्वेस्टर बाहर चला गया है, 150 से ज़्यादा इंडस्ट्री हालिया दिनों में टेक्सटाइल और बाकी बंद हुई है, मैन्युफैक्चरिंग का बुरा हाल है। तो सर मेरा सवाल आपसे है कि क्या वजह है कि हम जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ऊपर लाने के लिए कोई इंसेंटिव, फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव, या कम से कम उनका एतमाद ही बहाल कर दें कि वो काम तो करें सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए बात यह है कि ये जो ब्लैक होल है जिसे हम पब्लिक सेक्टर या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कहते हैं, खास तौर पे पावर सेक्टर में, यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुका है। और इसकी वजह यह है कि मैं क्या बताऊं आपको, इतने लॉसेस, इतनी मिसमैनेजमेंट, इतनी करप्शन वगैरह, अब मैं आपको क्या बताऊं कि तकरीबन 27% लॉसेस पावर सेक्टर, दुनिया के तकरीबन सबसे हाईएस्ट लॉस। तो इनएफिशिएंसीज, करप्शन, मिसमैनेजमेंट तो बिल्कुल फैला हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत से इदारे ऐसे हैं जिनको हम मुनासिब तरीके से प्राइवेटाइज कर सकते हैं, मगर उस पर भी हम आगे नहीं बढ़े। अब आप देखिए पाकिस्तान स्टील मिल कितने सालों से बंद है और उस पर आपने कुछ नहीं किया। तो मैं आपसे क्या कहूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है वो इतनी बुरी तरह से, क्या कहूं आपसे, कि फेल हुई है कि उसके नतीजे में अब हमें उसके जो सबसे ज्यादा असरात हैं उन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मुझे आपसे कहते हुए इतनी अफसोस होता है कि लोगों के पास आटा लेने का पैसे नहीं है, और अब क्या करें, अब मैं क्या बताऊं। ठीक है, इसी पॉइंट पर मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर हफीज पाशा साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर साहब, इस वक्त मुआशी हवाले से जिस नहज पर हम पहुंच चुके हैं, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़ इसकी सबसे बड़ी वजह है या फिर दीगर वजूहात भी हैं, जिस तरह से IMF के साथ मुआहिदा ना होना, प्रोग्राम बहाली में ताख़ीर होना, या इंटरनेशनली जो एक ज़ाहिर लहर आई थी जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया? आपको लगता है कि ये भी फैक्टर है या खालिस्तान हुकूमती नाहली है, नाकामी है? देखिए, अगर आप पिछले 20 साल या उससे कुछ लगभग पीरियड देखें तो यकीनन ऐसे वक्त आए हैं जब मुश्किलात हुए,
अब 2008 में तेल की कीमत आसमान तक चढ़ गई थी। फिर आप ये देखिए कि 2019 में कोविड आया, जिसने सारी वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक तरह से बिल्कुल रोक दिया। हमारे यहाँ दो तीन चीजें हुई हैं पिछले दिनों। एक तो ये हुआ है कि जो सैलाब आया है उसने बेपनाह नुकसान पहुंचाया है, और तकरीबन एस्टिमेट यह है कि 30 अरब डॉलर, जो तकरीबन 9% है हमारे जीडीपी का, वो नुकसान हुआ है। ऐसा हमारे तारीख में कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये रशिया यूक्रेन की जंग जो है, जो पिछले मार्च से चल रही है, उसकी वजह से भी ग्लोबल सप्लाई शॉर्टेजेस हो रहे हैं। अब आप देखिए कि अब एक नया फैक्टर पैदा हो रहा है, और वो ये है कि फिर से तेल की कीमत बढ़ना शुरू हो गई है, इसलिए कि ओपेक ने कोटा कम कर दिया है। आज की खबर ये कि ये तकरीबन $13 फी बैरल पिछले एक हफ्ते 10 2 दिन में बढ़ मिलियन बैरल तो सऊदी अरब ने डॉक्टर साहब जो है कम कर दिया प्रोडक्शन। कोई प्रॉब्लम है तो बाहर से भी बुरे असरात, अंदर भी गलत पॉलिसीज, और ऐसे वक्त पे पिछले साल 2021-22 में जब आपको एक सेंसिबल मॉडरेट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज चलानी थी, आपने सारे दरवाजे खोल दिए और बेपनाह एक्सपेंशनरी पॉलिसी कर दी, जिसके नतीजे में आपका तिजारती खसारा 17.4 अरब डॉलर और बजट डेफिसिट तारीख का सबसे बुलंद लेवल पे पहुंचा दिया। तो इस तरह की एक्सेसेस, सिक्लिकल पॉलिसीज वगैरह वगैरह हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के केस में अंदरूनी और बाहर फैक्टर्स मिल मिलाकर हमें इस नेक्स्ट पे पूछा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी एक्सचेंज रेट पॉलिसी की जो आप बात कर रहे थे, हमारे डॉलर के साथ सर क्या हो रहा है? 290 तक का चला गया है। और चलें, ये तो ठीक है, शायद अल्लाह करे पॉलिसी ठीक हो तो हो जाए, लेकिन ये हमारे रुपए की बेतुखीरी, हमारे बिजनेसमैन जो सेंटर वगैरह कुछ आते हैं प्रोग्राम में बताते हैं कि बाहर जाते हैं, पहले दुबई वगैरह में पाकिस्तानी करेंसी जो है ना वो ले लेते थे, वो कहते हैं बर्मा की करेंसी ले लेते हैं, अफ़गानी लेते हैं, हमारी नहीं करेंसी ली जाती। तो सर ये हमारे डॉलर का ये क्या जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी ये फ्री फॉल छोड़ दिया गया और मार्केट फोर्सेस पे IMF ने कहा करें, आप कैसे समझते हैं कि इसको कैसे लगाम दी जा सकती है? ये है कि जब आपके पास रिजर्व्स एक महीने से भी कम हो तो आप मार्केट में इंटरवीन नहीं कर पाते। आपको याद होगा कि पिछली नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो थी, उन्होंने रुपए की कदर को 3-4 साल मुस्तकम रखा, 104 रुपए तकरीबन फी डॉलर। मगर वो किस तरह हासिल हुआ कि आपने मार्केट में बेशुमार पैसा लगाया ताकि आपका रुपया स्टेबल रहे, और उसी दौरान आपको याद होगा कि हमारे फॉरेन लोन्स में तेजी से इजाफा हुआ। सही। अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के तकरीबन 60 साल से भी ज्यादा के अरसे में हमारे टोटल लोन जो था वो 60 अरब डॉलर के लगभग था, और उसके बाद तकरीबन 10-12 साल में बढ़ा के ये 2 गुना हो गया। सही। ये सारे एक्सेसेस ज्यादातर 2010 के बाद से शुरू हुए हैं। सही। तो मैं क्या आपको बताऊं कि दोनों चीजें हैं। पाकिस्तान एक तरह से बदकिस्मत मुल्क है, जब हालात अंदरूनी खराब हैं तो सैलाब वगैरह की वजह से तो बाहर से भी प्रेशर पड़ने हो जाता है, कीमतें बढ़ जाती हैं। जो डॉक्टर साहब जब आप बाहर की बात करते हैं तो इसमें हम कह सकते हैं कि अमेरिकन फैक्टर भी है, और जो कहा जाता है कि जी बेसिकली IMF का प्रोग्राम, स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 दफ़ा अमरीकी वज़ीर अपना एम्बेसडर से भी यहाँ मुलाकात की। आमतौर पे कहा जा रहा था कि रजीम चेंज हुकूमत के बाद अमेरिकन हमें सपोर्ट करेंगे। अब तो कहा जा रहा है कि जब तक अमेरिका को राज़ी नहीं करते IMF राज़ी भी नहीं होगा भी तो बड़ी मुश्किलात रखेगा हमें। जी। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान पिछले 75 साल में माशी हालात को उस वक्त संभाल पाया था जब 2 चीजें, एक मिलिट्री हुकूमत और दूसरा वो मिलिट्री हुकूमत एक क्लाइंट स्टेट बनकर
खास तौर पे अफगानिस्तान में अमेरिका का सपोर्ट, पहले तो रशियन इन्वेजन के खिलाफ और फिर तालिबान के खिलाफ 2001 के बाद। और ये पीरियड्स ऐसे हैं जहां पे पाकिस्तान को बाहर से बहुत पैसा मिला और हमने एक्सपेंशनरी पॉलिसीज अडॉप्ट किए, ग्रोथ रेट 5-6% तक पहुंचाया। सही। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की रीजनल अहमियत काफी कम हो गई है। अफगानिस्तान से अमेरिका भाग गया है और नतीजा ये है कि हम लोकल इन्फ्लुएंसेस में फंसे पड़े हैं, टेररिज्म में थोड़ा इजाफा हो रहा है। तो पाकिस्तान जो क्लाइंट स्टेट का रोल अदा करता था और पैसे हासिल करता था, खासतौर पे मिलिट्री हुकूमतों के जमाने में, वो सिलसिला खत्म हो गया है। अब आपको मेहनत करना है और अपनी मेहनत से और प्रोडक्टिविटी से अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है। उसकी आदत अभी तक तो बिल्कुल पाकिस्तानियों को नहीं हुई है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम मसला, अगर मौजूदा अब हालात की बात करें तो अब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दिया है इलेक्शन कराने के लिए 21 अरब रुपए फ्राहम किए जाएं। आज वजारत खजाना ने कहा है कि हमारे पास 21 अरब रुपए नहीं है, खजाने में पैसे नहीं है। तो सर क्या वाकई ऐसा ही है कि गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि 21 अरब भी इवन दे सके इलेक्शन के लिए? और डॉक्टर साहब, चंद दिन पहले 40 बिलियन रुपया जो है ना वो MNAs MPAs को दिया गया डेवलपमेंट स्कीमों के कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो बजट प्रोविंशियल हुकूमतें और फेडरल हुकूमत को मिला लें, इस साल 17,000 अरब का होगा। ये सिफर 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 भी नहीं है, 27 अरब। नीयत की बात है। आपको हैरत होगी, एहतशाम को तो अंदाजा होगा पूरी तौर पे। तो हमारे यहाँ बजट के स्टेटमेंट में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, यानी कि वो पैसे खर्च हुए जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। वो अमाउंट भी 200-300 अरब होता है। बिल्कुल। यानी कि जिसे कहते हैं ना लूज चिल्लर एक बच्चे के पास, और आप उसके बरक्स आप 27 अरब पे रो रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। ये बिल्कुल नीयत का सवाल है। There is no question that this money is available and Pakistan inshallah should go for elections as soon as possible, ताकि हुकूमत आए 5 साल की टेन्योर के साथ, अवामी ताकत के साथ, और मेजर रिफॉर्म्स करके हमारे मुल्क को। ये तो आइडियली डॉक्टर साहब बिल्कुल ज़बरदस्त बात की आपने कि होम ग्रोन रिफॉर्म्स की जाएं, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की जाएं, और ये झगड़े आपस के अगर सियासी तौर पे चलते भी हैं तो इकोनॉमी को जो है ना उसको ना छेड़ा जाए। इसमें डॉक्टर साहब बड़ा फैक्टर जिस पे आपने बड़ा काम भी किया है कि हमारा ये FPR का दायरा, इसको कैसे वाइब्रेंट बनाया जाए, किस तरह नए टैक्स पर इजाफा हो, किस तरीक़ा से जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनमें इजाफा हो और इनडायरेक्ट टैक्सेस का खात्मा हो। हम वो अभी तक उसी में ही फंसे हुए हैं। देख लें 7.5 ट्रिलियन का वो हमारा रेवेन्यू का हदफ है, वो भी पूरा नहीं हो रहा, शॉर्टफॉल उस पर भी आ गई है। तो अभी आपको क्या लगता है कि FPR को कैसे नए असर नो तामीर किया जाए, करप्शन कैसे ख़त्म हो, कैसे जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स मेट में लाया जाए? जी डॉक्टर साहब, ये बहुत अहम सवाल है। मैं थोड़ी सी आपको इजाज़त दें, छोटी सी कहानी सुना दूं। जी डॉक्टर साहब। पिछली हुकूमत के दौरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे दावत दी थी कि एजेंडा ऑफ द प्रोग्रेसिव टैक्स रिफॉर्म्स पेश करें। आप चाहें तो किसी वक्त एक पूरा प्रोग्राम इस पे हो सकता है। अच्छा। 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन रहा, बहुत डिस्कशन हुई, तकरीबन आधी कैबिनेट थी, खासतौर पर इकोनॉमिक उस वक्त अफिशिएट थे फाइनेंस मिनिस्टर, और मैंने बारीकियों से सारे क्लॉजेस हर चीज वाजे कर दी। मेरी साथी थी एक खातून जो मेरी स्टूडेंट है, वो बैठ के नोट्स ले रही थी। तो जैसे हम बाहर निकल के आए तो मुझसे कहने लगी, डॉक्टर साहब आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपकी प्रेजेंटेशन पर 41 टाइम्स वेरी गुड कहा है। मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। बजट आने तक देखते हैं कि कितने हमारे रिफॉर्म्स आ जाएंगे। 41 टाइम्स वेरी गुड के बाद बजट आया। 2 महीने के बाद एक रिफॉर्म नहीं था उसमें, एक रिफॉर्म नहीं था।
वजह क्या है? स्टेट कैप्चर टोटली बाय द एलीट ऑफ दिस कंट्री। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, हमारे जो बड़े जमींदार हैं 1% जो हमारे फार्मर्स हैं उनके पास 22% जमीन है। सालाना आमदनी 3000 अरब, देते कितना है रेवेन्यू में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स? 2.5 अरब। ये कौन सा निजाम? हमें इससे आगे क्या? ठीक है, आप कह रहे हैं पॉलिसीज तो हैं लेकिन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कराई जाती। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, हफीज पाशा साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, चीन के साथ तिजारती ताल्लुकात के हवाले से बड़ी बात होती है और ज़ाहिर है इस हवाले से आपको क्या लगता है अगर ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आती है तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, अगर आप इजाजत दें जी, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत इम्बैलेंस। चाइना से हम दरामदाद 18 से 20 अरब डॉलर करते हैं और हम बरामदाद चाइना को 1.5 से मुश्किल 2 अरब डॉलर बेचते हैं। ये कौन सा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है? इतना इम्बैलेंस हो कि 10 to 1 का रेशो तकरीबन हो। उसके बरक्स आप देखिए GSP प्लस जो हमें यूरोपियन यूनियन ने दिया है, वहां तकरीबन हर कंट्री में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं और हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू द यूरोपियन यूनियन ट्रेड सरप्लस है। चाइना के साथ हमें वाज़े तौर पर यह कहना पड़ेगा कि देखिए फ्री ट्रेड में आपके साथ अंडरस्टैंडिंग थी कि आप खासतौर पे जो इनिशियल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड टेक्सटाइल्स के कॉटन यार्न ये वो आप हमसे खरीदेंगे ताकि हम वैल्यू चेन में आपके साथ फिट हो जाएं। कुछ अरसा तो आपने लिया, मगर अब आप ईस्ट एशियन कंट्री से लेते हैं, हमसे नहीं लेते हैं। तो टाइम इज कम फॉर रिव्यू ऑफ द पाक चाइना ट्रेड agreement. With all due respect to China, it is a very imbalanced agreement. अब चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात सीपैक हो और फिर पावर कंपनियां जिस तरीके से कहा जाता है जितने हाई मार्कअप पे उनके साथ मामला तय किए गए, जिसकी वजह से PTI की हुकूमत ने भी एतराज़ किया और फिर कई जगहों पे हमने देखा कि मामला सीपैक का रुक भी गया था। वो कहते हैं चाइनीज़ नाराज़ भी हुए। तो आपको क्या लगता है कि हमें किस तरीके से, एक तो ठीक है आपने कहा बैलेंस को दूर करने की ज़रूरत है, ये जो मालिया से ऊंची दोस्ती और समुद्रों से गहरी और शहद से मीठी, ये सिर्फ बातें ही हैं डॉक्टर साहब। असल बात तो लोग कहते हैं माल तो अमेरिकी देते हैं या वेस्ट देते हैं, चाइनीज़ दोस्त भी हैं लेकिन पैसा देते हैं इस तरह और फिर इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है, कुछ बात ही नहीं उनकी। आप इस लिहाज से देखिए कि श्रीलंका जब डिफॉल्ट कर चुका था पिछले साल, आपको याद होगा मई के महीने में, उस वक्त उनके पास IMF का प्रोग्राम नहीं था। हमारे पास एक ये पॉजिटिव फैक्टर है। उसके बाद से वो तकरीबन आज तक नेगोशिएट करते रहे हैं रीस्ट्रक्चरिंग, और IMF का प्रोग्राम आखिर आ गया उनके पास। रीस्ट्रक्चरिंग में उनकी नेगोशिएशंस जो चल रही हैं, सबसे पहले हिंदुस्तान ने एग्रीमेंट कर लिया कि हम रीशेड्यूल कर देंगे। चाइना a much longer time to reschedule its plan. चाइना को ये बात पसंद नहीं कि रीशेड्यूलिंग बहुत बड़े पैमाने पर हो, और हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए चाइना का कि पिछले दिनों उन्होंने सिग्निफिकेंट रोल ओवर्स किए हैं पाकिस्तान के लिए, तो आमतौर पे वो दूसरे मुल्कों के लिए नहीं थे। सही, ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो अगर IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाता है तो आपको लगता है सर इमीडिएट बहरान तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि हमें अपने पाँव पर खड़े होने के लिए, मुआशी खुद-ए-नसारी के लिए मुस्तकिल पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है? कब तक सर हम मांग दांग कर गुजारा करते रहेंगे? ठीक कह रही हूँ, और प्रोग्राम के आगाज में भी हम इस पे हमने बात की है। हमें अब एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन द इकोनॉमी चाहिए, जिसका अल्लाह के फजल से 2014 में
पाकिस्तान ने एक बड़ा कामयाब नेशनल एक्शन प्लान टू पॉलिटिकल कंसेंसस टेररिज्म के खिलाफ बनाया था आर्मी पब्लिक स्कूल के अटैक के बाद। वो है एक बेहतरीन एग्जाम्पल। ये मुल्क में सलाहियत है, रेजिलियंस है, मगर जब सब एक साथ हों, एक नेशनल कॉज के लिए हमारी सियासी ताकतें, सिविल सोसाइटी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सब बैठें और तय करें कि अब वक्त आ गया है कि हमें अपने मुल्क को संभालना है। और जो मैंने जिस तरह के इकदाम आपसे जिक्र किए हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर कर्टेलमेंट, फोकस ऑन डेवलपमेंट, रिलीफ टू द पुअर, इसके बेसिस पर एक नेशनल इकोनॉमिक एक्शन प्लान बनाएं और इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें बाहर से इतनी ज्यादा सपोर्ट की नहीं जरूरत पड़ेगी। आखिरी सवाल मेरा ख्याल है वक्त में स्टेट बैंक का रोल क्या देखते हैं, क्या करने की जरूरत है स्टेट बैंक को? क्विकली सर। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी के मिलने के बाद उन्होंने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। जिस तरीके से उन्होंने एक्सचेंज रेट को मैनेज किया, 3 मार्केट्स पैदा करवा दिए और दूसरी तरफ बेशुमार इजाफा इंटरेस्ट रेट्स में करना की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नामुनासिब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो स्टेट बैंक हैज बीन अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वजीर खजाना मारे मुआशियात फाशा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, जो कि ये कह रहे थे कि नेशनल एक्शन इकोनॉमिक प्लान बनाना होगा अगर तो हमने इस सारे क्राइसिस से निकलना है। तो बहरहाल फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।